सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए मैं अपने आप से गुजरा हूं तुझ तक आते हुए। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, अगले 2-3 दिनों में बीजेपी और पीएम मोदी के भविष्य का बड़ा फैसला होने वाला है। आज 7 सितंबर है और परसों यानी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव है, जिसमें बीजेपी ने यह मान लिया था कि उसे आसान जीत मिल जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन ने एक ऐसे उम्मीदवार को सामने खड़ा किया कि अब चारों तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया कुछ भी उठाकर आप देख लें तो सीपी राधाकृष्णन का नाम इक्का दुक्का बार खबरों में होगा, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल और एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन की तरफ से बीजेपी ही बैटिंग कर रही है, संख्या बल उसके साथ है। लेकिन फिर भी बीजेपी की धुकधुकी बंधी हुई है कि कहीं आखिरी वक्त में बाजी न पलट जाए। इंडिया गठबंधन सीटों के मामले में एनडीए से पीछे है, लेकिन लोकसभा चुनावों के संविधान बचाने वाले मुद्दे को उपराष्ट्रपति चुनावों का मुद्दा भी इंडिया गठबंधन ने बना दिया है और सभी सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की मांग की है। यानी कहा गया है कि सभी सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट करें। ऐसे में बीजेपी का डर स्वाभाविक है। वैसे भी बीजेपी इस समय कुछ भी कर रही है, बात उल्टी ही पड़ रही है। पिछले हफ्ते खत्म हुई वोटर अधिकार यात्रा को काउंटर करने के लिए मां की गाली को बीजेपी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। मां को गाली के विरोध में बिहार बंद का आयोजन तक करवा दिया, लेकिन इसमें बीजेपी और एनडीए नेताओं ने ही गुंडागर्दी और अपशब्दों के इस्तेमाल से सारे किए धराए जो किए कराए थे उस पर पानी फेर दिया। नौबत ऐसी आ गई कि 4 तारीख के बंद पर ढंग की खबर भी नेशनल मीडिया ने नहीं दी, क्योंकि बंद में लोगों को हुई असुविधा की खबरें पहले सोशल मीडिया पर छा गई थीं। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान किया, जिससे बीजेपी डरी और मोदी भी इस उलझन में पड़ गए कि कहीं राहुल गांधी वाराणसी की वोटर लिस्ट की गड़बड़ी न उजागर कर दें। इसीलिए चीन के दौरे से लौटकर उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि उनके मंच से मेरी मां को गाली दी गई। बिहार के लोगों को छठी मैया और सतबहनिया का वास्ता देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं तो एक बार को माफ कर भी दूं, लेकिन छठी मैया माफ नहीं करेंगी। मोदी को लगा होगा कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, लेकिन कुछ ही देर में पता चल गया कि हथौड़े की चोट सही जगह पर नहीं पड़ी। मां या किसी भी अन्य स्त्री को गाली या उसका अपमान हर तरह से दोस्तों अक्षम्य है, लेकिन उसका सियासी फायदा उठाना भी अपराध जैसा ही है। मां के अपमान के लिए केवल बिहार बंद क्यों किया गया, गुजरात क्यों नहीं बंद किया गया या बाकी राज्यों में बंद क्यों नहीं हुआ? मोदी जी की माता के सम्मान की बात हो रही थी, तो बाकी माताओं और स्त्रियों का सम्मान बीजेपी क्यों भूल रही है? क्यों उन लोगों पर बीजेपी ने या खुद मोदी ने कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने विपक्ष की महिलाओं या नेताओं की माओं का अपमान किया, उन पर अपशब्द कहे? ऐसे सवाल उठ गए हैं। यानी बंद के हथौड़े की चोट विपक्ष की जगह बीजेपी को ही पड़ गई। इस बीच मोदी सरकार ने जीएसटी में बदलाव का ऐलान भी कर दिया, ताकि अगर वोट चोरी हाइड्रोजन बम फटे या उपराष्ट्रपति चुनाव में हारें तो कम से कम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा तो रहेगा। लेकिन यहां भी राहुल गांधी ने बाजी मार ली, क्योंकि जो काम आज मोदी सरकार ने किया उसका सुझाव 2017 में ही राहुल गांधी ने दे दिया था, यानी जीएसटी में 2 स्लैब लाने का। फिलहाल यही सिलसिला चल रहा है कि मोदी हर जगह मात खा रहे हैं और नैरेटिव बदलने का बीजेपी का खेल चल ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, आइए आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या अब बीजेपी का नाकाम चेहरा जनता के सामने आ गया है, और समझेंगे कि क्या अगले 2-3 दिनों की घटनाएं अब यह तय करेंगी कि मोदी और उस बीजेपी का भविष्य क्या होगा। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में किस तरह पिछड़ रहा है विपक्ष और कैसे पिछड़ रही है बीजेपी। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी बीते कई दिनों से न केवल सघन संपर्क अभियान में जुटे हैं, बल्कि हाथ में संविधान की प्रति उठाकर उन्होंने बता दिया कि अब सीधे विचारधारा का चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जब पटना पहुंचे तो संविधान दिखाकर उन्होंने जो कहा, आइए जरा सुन लीजिए। राहुल जी एक किताब को मेरे जेब में देखे थे, तो मेरे जेब के तरफ देख रहे थे। वो सेंट्रल हॉल में जब मीटिंग हो रहा था, बार बार देख रहे थे। तो मैं उनसे कहा, राहुल जी ये आपकी किताब नहीं है और आप नहीं दिए मुझे। जस्टिस रेड्डी मैं जानता हूँ, मैं नहीं दिया हूँ आपको। मैं बोला ये 52 साल से लेकर
घूम रहा हूँ इसको, जहाँ पे हूँ, जहाँ पे भी बैठा हूँ, जहाँ भी था, जो भी काम किया। तो उनकी बारी आई बोलने के लिए, तो उन्होंने बोले मैं तो 4 साल से इसको लेके फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, इसके बारे में क्या कहना है और कुछ आगे कुछ नहीं करना है। तो ये है उसका हिस्ट्री, आपको बताना चाह रहा था। आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बनने के बाद सेंट्रल हॉल में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने जस्टिस रेड्डी का स्वागत किया था और उस वक्त घटे इस किस्से को जस्टिस रेड्डी ने सुनाकर बता दिया कि बीते 52 सालों से वे संविधान की प्रति के साथ घूम रहे हैं। यानी जब कांग्रेस या अन्य दलों की सरकारें रहीं, तब भी बी सुदर्शन रेड्डी ने संविधान को सर्वोपरि रखकर काम किया। उनका साफ कहना है कि उपराष्ट्रपति पद राजनीतिक नहीं है बल्कि संवैधानिक है। जस्टिस रेड्डी ने साफ कहा कि वो न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं और न जुड़ेंगे। उनकी इन खूबियों से अब इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि एक बार फिर संविधान बचाने की बात केंद्र में आ गई है। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने का ऐसा मुद्दा इंडिया गठबंधन ने उठाया था, क्योंकि तब कई बीजेपी नेताओं ने दावा किया था कि 400 से ज्यादा सीटों से जीत जरूरी है ताकि संविधान बदला जा सके। बीजेपी को तब भी ऐसा ही मुगालता था कि आंकड़े उसी के पक्ष में बैठेंगे, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष जनता को यह बात समझाने में कामयाब रहा कि संविधान बदलने का मतलब जनता को नागरिक की जगह फिर से गुलाम बनाना होगा। जनता ने ये बात समझी और बीजेपी को बहुमत नहीं दिया। हालांकि संविधान बदलने पर बीजेपी की तिरछी नजर बनी रही। राज्यसभा में तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ इसमें बीजेपी को अपने आड़े आते दिखे तो उन्हें रातों रात न केवल हटाया गया बल्कि धनखड़ ऐसे गायब हुए कि करीब 1.5 महीने से उनका कुछ अता पता नहीं है। अब धनखड़ की जगह बीजेपी फिर से ऐसे ही किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है जो उसकी मनमर्जी से काम करे। सुनने में ये बात भले अच्छी न लगे और शायद संवैधानिक पद की मर्यादा के खिलाफ लगे, लेकिन सच यही है कि धनखड़ साहब जितनी बार मोदी के सामने झुकते थे उतनी बार संविधान की मर्यादा दांव पर लगती थी। फिर से ऐसा न हो, अब इसका इंतजाम इंडिया गठबंधन ने किया है। तो बी सुदर्शन रेड्डी को 100% उम्मीद है कि जीत उनकी ही होगी। इधर बीजेपी भी सारी रणनीतियां बना रही है। खबर है कि 8 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों को डिनर देने वाले थे, उसे भी कैंसिल कर दिया गया और इससे पहले 6 तारीख को नड्डा जी के घर पर यानी जेपी नड्डा के घर पर डिनर पहले ही कैंसिल हो गया था। बताया गया कि बाढ़ की त्रासदी के कारण फैसला लिया गया है, लेकिन इससे पहले भी त्रासदियों के वक्त मोदी सरकार के जल से चलते रहे हैं। इसलिए अब एनडीए सांसदों का डिनर रद्द करना बता रहा है कि उस खेमे में कुछ और खिचड़ी पक रही है। बीजेपी तो हर तरह से एहतियात बरत रही है दोस्तों। जिन सांसदों को रविवार को बीजेपी को दिल्ली बुलाना था, उन्हें शनिवार को ही बुला लिया गया ताकि खातिरदारी हो और साथ में वोटिंग की ट्रेनिंग भी मिल जाए। लेकिन इसके बाद भी पासा पलट जाए तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। हाइड्रोजन बम के धमाके से पहले क्या एक और धमाका सह पाएगी बीजेपी? यह सवाल भी अब उठ रहा है। 1 सितंबर को राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर कहा था कि वो अब एटम बम से भी बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। इस ऐलान पर बीजेपी ने फिर राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया और उनकी समझ पर सवाल उठाए। हालांकि बीजेपी भूल गई कि 1 अगस्त को राहुल ने जब एटम बम फोड़ने की बात कही थी तब भी ऐसा ही मजाक उड़ाया था। लेकिन 1 महीने में ही बीजेपी इतनी बुरी तरह घिर गई कि खुद मोदी के निर्वाचन की बात शक के दायरे में आ गई। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उदयपुर और बंगाल फाइल्स जैसी सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली फिल्में भी बेअसर साबित हो रही हैं। न संभल का मुद्दा काम आ रहा है और न संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को लोग अब गंभीरता से ले रहे हैं, बल्कि अब तो नीतीश के साथ साथ भागवत और मोदी पर भी पलटी मारने के तंज कसे जा रहे हैं। आपको बता दूं कि 4 दिन बाद यानी 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 के पूरे हो जाएंगे और 10 दिनों बाद 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी भी 75वां जन्मदिन मनाएंगे। इन्हीं के बनाए नियमों के मुताबिक दोनों को इसके बाद अपना पद छोड़कर मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए, लेकिन भागवत ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा। साफ समझ आ रहा है कि इन्हें सत्ता और अपनी कुर्सी कितनी प्यारी है। नरेंद्र मोदी ने तो डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर पुतिन और शी जिनपिंग से नजदीकी दिखाई, तो इस पर भी पलटी मारने के तंज कसे गए। मोदी ने जीएसटी में दरों को तय करने में भी पलटी मारी, जिस पर कांग्रेस मजाक उड़ा रही है कि जो बात राहुल ने 8-9 साल पहले कही थी वो अब इन्हें समझ आ गई है।
इन मुद्दों के अलावा मोदी इस वक्त सबसे बड़े जिन मुद्दे से घिरे हैं वो वोट चोरी का मुद्दा है, जिसके बारे में राहुल गांधी जल्द ही दूसरा खुलासा करने वाले हैं। राहुल गांधी के करीबियों के मुताबिक पूरे देश में कुल 48 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस की नजर है। बकौल कांग्रेस इन 48 सीटों की हार असली हार नहीं है, बल्कि वोट चोरी के जरिए हराया गया। इसमें पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी भी शामिल है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वाराणसी की वोट चोरी का खुलासा भी राहुल गांधी के एजेंडे में है। आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर सबसे कम रहा था। उन्होंने 54% वोट हासिल किए, जबकि 2014 में उन्हें 64% और 2019 में 56% वोट मिले थे। 2024 में अजय राय ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब अजय राय को 41% वोट मिले थे, जबकि साल 2014 में उन्हें सिर्फ 7% वोट मिले थे। निश्चित तौर पर मोदी से लोगों का भरोसा घटा है। इसमें भी अजय राय का आरोप है कि 1 बजे के बाद जो काउंटिंग हुई उसमें गड़बड़ी हो गई, जबकि पहले अजय राय कई राउंड में बढ़त बनाए हुए थे। यह बात अगर साबित हो जाती है तो फिर मोदी कैसे अपनी साख बचा पाएंगे दोस्तों, यह देखना होगा। 2014 के चुनावों में मोदी ने गुजरात की अपनी साख को केंद्र में भुनाया था। लोगों को गुजरात के विकास मॉडल के नाम पर अपने पक्ष में मोदी ने किया था। लेकिन सत्ता का 12वां साल चल रहा है और जितनी बातें मोदी ने कही कोई पूरी नहीं की, बल्कि रुपए की कीमत रिकॉर्ड गिर चुकी है। महंगाई काबू में ही नहीं आ रही। ऐसे में अब मोदी ने लोगों को दिवाली से पहले दिवाली तोहफा देने का ऐलान किया और जीएसटी की दरों में बदलाव किया। अब केवल 5 और 18% की ही 2 दरें हैं। मोदी की छवि गढ़ने में लगे बीजेपी के तमाम नेता बता रहे हैं कि खाद्य सामग्री, दूध, दही, कृषि उपकरण सब सस्ते होंगे और आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन यहीं अब कांग्रेस ने सवाल किए हैं कि अगर 9 साल पहले ही ऐसा किया जाता तो लाखों करोड़ों का नुकसान बच जाता। राहुल गांधी ने 2017 में ही ट्वीट कर 5 और 18% दरों के 2 स्लैब रखने के सुझाव नरेंद्र मोदी सरकार को दिए थे। अगर उनकी बात सुनी जाती तो जनता को अनावश्यक महंगाई से बचाया जा सकता था। लेकिन अब बढ़ी हुई कीमतों को क्या कंपनियां कम करेंगी या किसी भी तरह से जनता से वसूली करेंगी, यह सवाल बना हुआ है। कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं दोस्तों कि राहुल गांधी असल में भविष्यवाणी कर देते हैं। वो जो कहते हैं वही होता है या सरकार वही करने पर मजबूर होती है। इसका मतलब यह है कि मोदी की छवि जितनी बार खराब होती है उतनी बार राहुल की छवि मजबूत होती है। जबकि बीजेपी ने राहुल को नीचा दिखाने के लिए सालों साल मेहनत की और 2004 से ही राहुल गांधी की राजनीति को खत्म करने की चालाकियां की गई। मगर राहुल गांधी तो अपना कद बढ़ाते जा रहे हैं। 16 दिनों में बिहार के 22 जिले, 110 विधानसभा, इन तमाम एरिया को कवर करते हुए 1300 किलोमीटर की जो यात्रा राहुल ने की है, उसे मां को गाली जैसे मुद्दे दबा नहीं पाएंगे। अगर बिहार के बाकी जिलों में भी राहुल ऐसी एक और यात्रा निकाल लें तो यह तय है कि बीजेपी का बंटाधार हो जाएगा। वैसे भी 2-3 दिनों में तो पता चल ही जाएगा कि मोदी की सत्ता बची रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में हार या जीत तय कर देगी कि एनडीए एकजुट है या बिखर चुका है। खैर, शायर रहमान फारिस ने ठीक ही फरमाया है कि कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई, कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।